आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं नीट फास्ट रिवीजन कोर्स के लिए। इसमें हम पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वो हम कवर करेंगे, इसमें स्टोइशियोमेट्री कवर करेंगे, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी स्टोइशियोमेट्री में आ जाता है वो कवर करेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कवर करेंगे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मोल का मतलब क्या होता है, मोल क्या बताता है, मोल है क्या। जैसे डजन, मोल एक क्वांटिटी है, जैसे डजन एक क्वांटिटी है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, वैसे ही मोल 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के। ठीक है, तो पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कि मोल है क्या। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल चेयर्स हैं तो इतनी चेयर्स हो जाएंगी, 1 मोल टेबल्स हैं तो इतनी टेबल्स हो जाएंगी, 1 मोल पीपल हैं तो इतने पीपल हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर हम ये पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं कि 1 मोल एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन्स, क्योंकि यही इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी होते हैं। पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है पूरी वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो, जितना ये मतलब नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो खैर, और इसमें एक और बात कि ये जो मोल वर्ड है ये दिया था किसने, ये मोल वर्ड दिया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। ठीक, अब यहां पे हम आगे क्या बात करेंगे मोल को लेके कि मोल किस तरह से रिलेट होता है मास से, मोल किस तरह से रिलेट होता है पार्टिकल्स से, और मोल किस तरह से रिलेट होता है मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मोल टू मास कि मोल और मास कैसे रिलेट करते हैं। मोल टू मास, और मास टू मोल भी हो सकता है ना, ये मतलब मोल टू मास और मास टू मोल, किस तरह से हम मास और मोल को रिलेट करेंगे और किस तरह से हम मोल और मास और मोल को रिलेट करेंगे, है ना। तो अब यहां पे देखो, तुम्हें जो बातें याद रखनी है, एक तो ये है 1 मोल इज इक्वल टू, मास के केस में 1 मोल हमेशा इक्वल होता है मोलर मास के, किसी भी चीज के मोलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक, और 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास का तुम लोगों को आइडिया होगा, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, बल्कि 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, हम सारे एटॉमिक मासेस को ऐड करके, जैसे H2SO4 है और तुमसे कहा जाए इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, H2SO4 का मोलर मास तुम इस तरह से करोगे, 1 × 2 + 32 + 16 × 4 इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मोलर मास ऑफ H2SO4, 98 ग्राम्स। इस तरह से हम मोलर मास कैलकुलेट करते थे, इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए तुम लोग, पता होगा तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो वर्ड मैंने मोलर मास यूज़ करा, मोलर मास मैंने बता दिया तुम्हें किस लिए यूज़ होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास को हम मोलर मास बोलते हैं, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, सिर्फ ग्राम लिख दिया यहाँ पे, ग्राम पर मोल यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। ठीक, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास जो मोलर मास है ये यूज होता है कंपाउंड्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए, कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स कह लो या कंपाउंड्स कह लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, ये एटम्स के लिए यूज होता है। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये एटम्स के लिए यूज होता है, और जो मोलर मास है वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। अगर हम मोल टू मास पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो है वो है मोल टू मास रिलेशनशिप,
और मोल टू मास रिलेशनशिप में पहली चीज है कि 1 मोल इक्वल होता है मोलर मास के और 1 मोल इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के। अब बात यहां पे ये आती है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे मोल्स को मास में। अभी तक तो ये रिलेशन पता लग गया हमें इसमें कि 1 मोल मोलर मास के इक्वल है या फिर 1 मोल जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और it can be in case of molecules it is mass upon molar mass and in case of atoms it is mass upon gram atomic mass। तो ये हो जाएगा यहां पे mass upon gram atomic mass। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल मतलब फॉर्मूला है ये। तो क्वेश्चन इस पे वैसे बन क्या सकता है कि फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 40 या 80 ग्राम्स ऑफ MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड के 80 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम्स ऑफ MgO अगर कोई बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 80 गिवन मास होता है, जो ऊपर लिखते हैं वो गिवन मास है, और मोलर मास क्या होगा इसका 24 मैग्नीशियम का, 16 ऑक्सीजन का, मोलर मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम्स हो जाएगा। तो ये 80 अपॉन 40 कितना आ जाएगा 2 मोल्स। तो कितने मोल्स हो गए, n इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अभी बात ऊपर मॉलिक्यूल की हुई थी, अब बात यहां हो रही है एटम की। ठीक है, तो अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करा था हमने, खैर फॉर्मूला दोनों बिल्कुल ही सेम ही है दोनों। यहां मास को डिवाइड कर देना है मोलर मास से, यहां मास को डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये 52 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा हीलियम का, अच्छा ग्राम एटॉमिक मास नहीं बताया मैंने। देखो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास अगर हम देखें तो उसे हम यू में डिनोट करते हैं, है ना। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास 4U होता है, हाइड्रोजन का 1U होता है, लिथियम का 7U होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये तो हम जो भी एटॉमिक मास बोल रहे हैं वो तो एक एटम का मास है। ग्राम एटॉमिक मास है 1 मोल एटम्स का मास। 1 मोल एटम्स के मास को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स इज ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर तुम चाहो तो उसको नोट कर सकते हो कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। जैसे हीलियम के केस में ये इक्वल हो जाएगा 4 ग्राम्स के, 52 ग्राम्स दिया हुआ है, 4 ग्राम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 मोल्स आ जाएंगे। ठीक, कितने मोल्स आ जाएंगे 13 मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ NgO ये हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ He ये हो गया। अब इससे एक तो तुम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अगर मोल्स गिवन है तो मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो अगर मोल्स गिवन होंगे तो मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां मोल्स टू मास में है, ये बात याद रखना। फाइंड द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ HNO3। अगर 0.2 मोल्स ऑफ HNO3 का मास कैलकुलेट करना है तो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स की जगह 0.2 पुट करेंगे हम, मास हमको फाइंड करना है, और मोलर मास HNO3 का कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर तुम कैलकुलेट करो मोलर मास 1 + 14 + 16 × 3। एटॉमिक मासेस याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर 11 तक पहुंचे हो तो 9th में याद तो करे ही होंगे, है ना। और बल्कि अब तो बहुत आगे तक पहुंच गए हो, तब तक तो एटॉमिक मासेस याद ही होंगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। तो कितना आ गया यहाँ से 63 आ गया। तो ये मास कितना हो गया, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12.6 ग्राम्स। तो इस फॉर्मूले से हम मास से मोल्स निकाल सकते हैं
और मोल्स से मास निकाल सकते हैं। ये हमारी रिलेशनशिप थी किसके बीच में, मास और मोल्स के बीच में, ठीक है। उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मोल्स और पार्टिकल्स की। मोल्स टू मास क्लियर हो गया होगा, अब मोल्स टू पार्टिकल्स देख लेते हैं। मोल्स टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स कैन बी ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पार्टिकल्स के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, अच्छा एक और बात, पहले तो ये समझो 1 मोल, अभी ऊपर बात करी कि 1 मोल जो है इतने यूनिट्स के इक्वल होता है, तो 1 मोल इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के, ठीक है, जो कि एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो नंबर है हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहलाता है ना। तो ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी लिख लो एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब इतने पार्टिकल्स में ये जो हमारा 1 मोल है, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हमें मोल और पार्टिकल को रिलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, इट वाज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। नाउ इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब यहां देख लेते हैं क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, किस तरह का क्वेश्चन इस पे तुम लोगों ने पहले भी किया होगा। कभी कभी आसान क्वेश्चन अगर वो दे दें तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बेसिक्स अगर नहीं पता होंगे, तो इसलिए हमें बेसिक्स से लेके चलना है पूरा, है ना। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो तुम्हारे पास 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल है, फॉर्मूला यही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देंगे 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, आई थिंक 15 आ जाएगा ये। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ पे, 15 हो गए, ठीक। तो इस तरह से भी तुम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो या मोल्स को पार्टिकल्स से रिलेट कर सकते हो। मोल्स को पार्टिकल्स से रिलेट करना आना चाहिए, ठीक, क्योंकि अभी जो हम आगे स्टोइशियोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। वो तुम्हें पार्टिकल्स भी दे सकते हैं, वो तुम्हें मोल्स भी दे सकते हैं, वो तुम्हें मास भी दे सकते हैं, वो तुम्हें वॉल्यूम भी दे सकते हैं। तो अभी वॉल्यूम पे हम आगे पहुँचेंगे। तो ये हमारे पार्टिकल्स हो गए, मास से पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी मास से मोल्स में कन्वर्ट कर लिया और पार्टिकल्स से मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आ सकता है इसका उल्टा क्वेश्चन, इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 2.5 moles of H2SO4। तो 2.5 moles of H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने पार्टिकल्स होंगे, क्वेश्चन ये है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें गिवन है, n लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां हम 2.5 लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सुपर हो गया, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23। ठीक है, इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां से आ जाएगा 1.506 इंटू 10⁻²4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकल्स और मोल्स का रिलेशन हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स टू मोल्स एंड मोल्स टू पार्टिकल्स, और मास टू पार्टिकल्स और मास टू मोल्स और मोल्स टू मास। ठीक है, अब बात ये है कि हम इन दोनों को इंटर रिलेट भी तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक क्या था, देखो अभी तक क्या है, यहाँ पे ये मोल्स टू पार्टिकल्स लिखा हुआ है, और इससे पहले जो पढ़ा था हमने वो पार्टिकल्स, वो मोल्स टू मास पढ़ा था, है ना। अब ये मास टू पार्टिकल्स या पार्टिकल्स टू मास भी हो सकता है। मोल्स टू मास हो गया और मोल्स टू पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो अब मोल को बीच में से हटा दो, पार्टिकल टू मास डायरेक्टली कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मास टू पार्टिकल्स और पार्टिकल्स टू मास की। तो मास टू पार्टिकल्स और पार्टिकल्स टू मास कि अगर तुम्हें पार्टिकल्स गिवन है या एटम्स गिवन है या मॉलिक्यूल्स गिवन है तो तुम मास कैसे कैलकुलेट करोगे। इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अभी 2018 में भी आया था और पहले के भी क्वेश्चंस काफी हैं इस रिलेशन के ऊपर, मास टू पार्टिकल्स और पार्टिकल्स टू मास। ठीक है, अब देखो यहां पे अभी तक मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए, एक तो बताया मास अपॉन मोलर मास वाला, है ना, वहां ग्राम एटॉमिक मास भी पुट कर सकते हो, और एक बताया ये पार्टिकल्स वाला। तो यहां पे हम दोनों ही फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। एक तो कौन सा है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये है, इसे हम एक ही फॉर्मूला मान लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम यहां से ना डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं मास को पार्टिकल्स में, देखते हैं। एक आध क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमसे कहा जाए कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ कितना ले लेते हैं हम, 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे पास, तो उसका मास कितना होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करूं, तुम्हें मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, और हमें हमारे पास जो रिलेशन है वो मास से डायरेक्ट रिलेशन है, पार्टिकल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मास का। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है, फॉर्मूला लगा के, कौन सा वाला, दूसरा वाला फॉर्मूला, 2 लिख लो इसको, वो जो हमने पार्टिकल्स मास वाला पढ़ा था। ठीक है, उसको 2 कर लो। तो वो पार्टिकल्स मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यही तो होगा फॉर्मूला। अब ये आ गया 2 और यहां पे ये 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिंपल। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगा दो, जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो कौन सा वाला, मास वाला लगा दो, मास डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास। समझ में आ रही है बात। पहले हमने सेकंड फॉर्मूला लगाया, फिर हमने ये फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया। इसको मैं सेकंड कह रहा हूं, 2 और ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं। तो मास अपॉन मोलर मास कितना है,
ठीक है, तो ये 1 डैश 2 डैश इसलिए लिख दिया है मैंने कि फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, और तुम्हें लिखना भी नहीं है वहाँ। CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 12 प्लस O2 है तो 16 इंटू 2 कितना आ गया, ये 44 ग्राम्स, ये 44 आ गया, मास यहां से कितना आ गया 8.8 ग्राम्स आ गया। ठीक है, तो पार्टिकल्स से मास भी निकाल सकते हो और मास से पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो तो पॉज करके कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या हो सकता है नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या वो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं तुमसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम में लिखना है कुछ, तो क्या ले लेते हैं 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो 10.6 ग्राम Na2CO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये पूछ रहे हैं। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है तो 1 डैश लगा लेते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ तो मोलर मास होगा क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10.6 डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास आएगा इसका 106 आएगा अगर तुम कैलकुलेट करो तो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 106 आ गया, 106 हो गया, ये कितना आ गया 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितने आ गए 0.1, 1 डैश से, 2 डैश से क्या होगा दूसरा फॉर्मूला 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो कितना हो गया ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। डायरेक्टली एक काम और हो सकता है यहाँ पे कि तुम ये फॉर्मूला बार बार ना लिख के इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो इससे, है ना, मतलब हमेशा एवोगैड्रो नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करना है। एक बार मोल्स आ गए तुम्हारे, मोल्स के बाद तुम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को, तो ही आंसर आ जाएगा, है ना, तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये। वैसे इसमें भी कोई तब टाइम लगेगा नहीं, डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, करना भी क्या है ना। तो मास को मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, मास को मॉलिक्यूल्स में कैसे करा कि मास को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बात याद रखना मेरी, पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया मॉलिक्यूल्स टू मास। और मास टू मॉलिक्यूल्स में क्या है कि पहले वाले फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, सॉरी मास टू मॉलिक्यूल्स बता दिया, मॉलिक्यूल्स टू मास में पहले एवोगैड्रो नंबर वाले से सेकंड फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मोलर मास से तो इन द एंड मल्टीप्लाई करा था ना वहां पे। ठीक है, तो ये दो चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से ये मास और मॉलिक्यूल्स में ये रिलेशनशिप हो गई। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्वेश्चन ये है। इसमें ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है 8 ग्राम H2, बी ऑप्शन है 64 ग्राम SO2 और सी ऑप्शन है 44 ग्राम CO2 और डी ऑप्शन है 48 ग्राम ऑफ O3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, तो हम इन द एंड मोल्स को मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर हम इन सब में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, एवोगैड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहां पे देखो
तो 8 मास अपॉन मोलर मास है ना, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, तो 8 डिवाइडेड बाई इसका मास हो जाएगा 2 ग्राम, कितना आ गए 4 मोल्स आ गए। 64 डिवाइडेड बाई SO2 का मोलर मास कितना होगा 32 प्लस 16 इंटू 2, ये भी 32। ठीक है भाई, इसको ऐसे समझ सकते हो, 32 सल्फर का मास और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 32 प्लस 32 कितना आ गया 64, तो ये आ गया 1 मोल। 44 को डिवाइड, यहां पे भी मोल्स निकाल लेते हैं, 44 को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये भी 44 आ जाएगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, 48 ग्राम O3, 48 O3 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 48 ही आएगा, ये 1 हो गया। सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मोल्स हैं इसके, तो ये हो गया 8 ग्राम। ठीक, मतलब 8 ग्राम H2 वाला जो है इसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि इसके मोल सबसे ज्यादा हैं। भाई सबको तुम एवोगैड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो बड़ा नंबर है वो इसमें सबसे ज्यादा आएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन अगर इस पे मिल जाता है तो। ऐसे ही क्वेश्चन है सारे फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर वॉल्यूम पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप पे आते हैं। ये तुम्हारा हो गया। यहां पे एक और बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी की। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटॉमिसिटी नोट कर लेना, ये क्यों बता रहा हूं मैं समझाता हूं अभी, इस पे क्वेश्चन है एक। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, अब जैसे H2SO4 है, कितने एटम्स हैं, 4 + 1 5 2 7 एटम्स हैं इसके अंदर टोटल। कितने एटम्स हैं इसमें, 7 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 7 हो गई इसकी एटॉमिसिटी। ठीक, N2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हीलियम है, इसके नीचे कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लगती है क्योंकि सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, है ना। ओजोन O3 जो भी हमने देखा उसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम डाईएटॉमिक बोलेंगे, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है तो ये डाईएटॉमिक हो गया। ये मोनोएटॉमिक कहलाएगा और ये ट्राईएटॉमिक। ठीक है, डाईएटॉमिक 2 एटम्स हैं, He में 1 एटम है, O3 में 3 एटम्स है, तो ये ट्राईएटॉमिक। अब यहां पे बात क्या हो रही है, तो ट्राईएटॉमिक मतलब समझ में आ गया, डाईएटॉमिक भी आ गया होगा और मोनोएटॉमिक भी आ गया होगा। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था इस पे। क्वेश्चन ये है, इसको रब कर लेते हैं पहले। ये द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राईएटॉमिक गैस। तो 0.1 मोल ट्राईएटॉमिक गैस में कितने एटम्स होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ट्राईएटॉमिक का मतलब है इसके अंदर 3 एटम्स होंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल में इस गैस के 3 एटम्स होंगे। तो वी कैन राइट 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं इसे लिख दूं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 3 मोल एटम्स हो जाएंगे। क्यों भाई, एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 3 मोल एटम्स हो जाएंगे, 3 मोल एटम्स। ठीक, हमारे पास है कितना, 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 3 मोल एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 मोल एटम्स, है ना। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर लोगे 6.022
इंटू 10⁻23 से ये कितना आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तुम कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वॉल्यूम पे चलेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अभी हमारा वॉल्यूम वाला रिलेशन रह गया है, फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन 2000 कब आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन किसमें मैक्सिमम होंगे ये? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन है 18 मोल्स ऑफ वाटर, बी है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और सी ऑप्शन है तुम्हारा 1.8 ग्राम वाटर, एंड डी ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ वाटर। है ना, तो मैंने क्या कहा कि इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो और मोल्स से फिर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं? अभी तो ये देखना है हमें सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं। तो ये तो डायरेक्टली मोल्स में दे रखा है, ये मॉलिक्यूल्स में दे रखा है ना, तो इन दोनों को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया था कि अगर मोल्स गिवन है तो उसको तुम एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरा पूरा एवोगैड्रो नंबर लिख रहे हो, तो ये इसको हम एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट कर देते हैं, n उसकी सबस्क्रिप्ट में a। ठीक है, तो Na का मतलब क्या है? Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं लिखा देखो तो समझ जाना, Na का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 18 Na। कितने हो जाएंगे? 18 Na हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 18 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे आते हैं, अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले भाई ये मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर लिया, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1.8 ग्राम इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मोलर मास से, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 18 से डिवाइड करोगे, वाटर का मोलर मास 18 ही तो होता है। अगर H2O को तुम देखो तो मोलर मास कितना है? 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक, तो ये 0.1 मोल्स आ गए, तो यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 0.1 Na, है ना। अब यहां देखते हैं, यहां कितना है? 18 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू Na कितना हो जाएगा? Na। ठीक है, तो 1 इंटू Na हो गया, और ये 0.1 Na। अब यहां पे सबसे ज्यादा एटम्स तुम्हें किस में दिखेंगे? सबसे ज्यादा एटम्स तुम्हें दिखेंगे A में। सॉरी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिखेंगे A में। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? A। इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ 18 Na, यहाँ 18, यहाँ 0.1 Na, और यहाँ पे सिर्फ Na। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें। ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमने कन्वर्ट करा मोल्स को, वो मास को मोल्स में, फिर मोल्स को एवोगैड्रो नंबर में, मतलब कि मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट किया है, नंबर ऑफ मोल्स को मास को मोल्स उससे डिवाइड करके मोलर मास से। तो मोल्स आ गए, 1 मोल आ गए, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, Na आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे आते हैं हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि मास को किस तरह से मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर पार्टिकल्स को किस तरह से मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर उन दोनों को मैंने इंटर रिलेट करा दिया था, है ना। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। बात किसकी करेंगे अब? वॉल्यूम की। तो मोल्स टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू मोल्स टू वॉल्यूम।
मोल्स टू पार्टिकल्स और मोल्स टू मास पढ़ चुके हम, अब है मोल्स टू वॉल्यूम। अच्छा, मोल्स टू वॉल्यूम जो रिलेशन है वो गैसेस के लिए ही है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम एसटीपी कंडीशंस बोलते हैं। एसटीपी कंडीशंस का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। एसटीपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो एट एसटीपी हम यहाँ लिख सकते हैं, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, जिस पे प्रेशर 1 atm होता है। 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। It is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल यूनिट पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, पढ़ा तो सारे होंगे। और इट इज़ इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, और भी बाकी यूनिट्स में भी तुम उसको लिख सकते हो, 1 atm को कन्वर्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो 1 atm प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। इसमें प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे क्या बात तुम्हें याद रखनी है कि 1 मोल एट दीज कंडीशंस, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22,400 मिलीलीटर्स और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, सीसी भी लिख देते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप कैसे बताएंगे? रिलेशनशिप कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा तब तो समझ में आ गया होगा। जैसे वहां पे मोलर मास के इक्वल था तो हमने लिखा था मास अपॉन मोलर मास, तो हम यहां क्या लिखेंगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 और इट कैन बी 22,400, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गया वॉल्यूम अपॉन 22.4। जैसे क्वेश्चन हो सकता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ N2 गैस। अच्छा, एट एसटीपी जरूर लिखा होगा क्योंकि ये जो चीज ट्रू है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, वो एसटीपी के लिए ही ट्रू है। ठीक है, तो एट एसटीपी 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कितना आ जाएगा? ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया? 3 मान लो इसको। 1 कौन सा था? मास डिवाइड बाय मोलर मास। 2 था नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। 3 है वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी सबके कि नंबर ऑफ मोल्स 5.6 लीटर में कितने होंगे, वो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिए, और इवन वो वॉल्यूम भी कैलकुलेट करवा सकते हैं मोल्स देके, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात क्या है कि वॉल्यूम और मास को रिलेट कैसे करेंगे और वॉल्यूम और पार्टिकल्स को कैसे रिलेट करेंगे। तो ये देख लेते हैं वॉल्यूम और मास को कैसे रिलेट करा जाएगा और वॉल्यूम और पार्टिकल्स को कैसे रिलेट करा जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन ये सब लिख ली होगी तुमने। ठीक है, देखते हैं आगे, बात करते हैं वॉल्यूम और पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं। सिंपल है, जैसे हमने वहां पे किया था मास और पार्टिकल्स को रिलेट करा था, वैसे ही वॉल्यूम मास को रिलेट करेंगे। 2 फॉर्मूले लगा के, भाई 2 फॉर्मूले यूज करके करा था ना, तो यहां पे भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे वॉल्यूम 14 ग्राम N2 गैस का कितना होगा? ठीक है, तो एक काम और करा करो, जब मैं यहाँ में क्वेश्चन लिखा करूँ तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो कि तुम खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर खुद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो उसके बाद यहाँ देख लो। ठीक है, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना वॉल्यूम होगा, ये बात करनी है हमें।
तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे? 1 डैश लगा के करेंगे, क्योंकि मास दे रखा है। मास से मोल्स निकालना, फर्स्ट फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 28। 28 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 होता है, 14 और ये 2 एटम्स है, तो 14 टू ज़ 28। कितना आ गया ये? 0.5 आ गया ये। ठीक है, कितना आ गया? 0.5 मोल्स आ गए। अब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्मूला लगा दो। क्या है थर्ड फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। तो मोल्स तो मालूम है हमें 0.5, और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है, और नीचे 22.4 लिखेंगे, तो यहां से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी 11.2 लीटर्स, और 11.2 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं उसको। तो ये बात समझ में आ गई। मास से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करा, दो फॉर्मूले अप्लाई करके, पहला वाला और तीसरा वाला। ठीक है, सिंपल है। अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मास से वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम से मास निकाल लेते हैं, है ना। वॉल्यूम से मास निकाल के देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ 110 मिलीलीटर्स ऑफ क्या लें? CO2 गैस ले लेते हैं। CO2 गैस का अगर 110 मिलीलीटर्स है एट STP, तो बताओ कितना मास होगा इसका। ठीक है, तो अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड फॉर्मूला लगा के, है ना, जो कि इक्वल है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। लेकिन यहां हम क्या लगाएंगे? 22,400। ठीक है, 22,400 लगाएंगे, बल्कि इसको 110 की जगह 112 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, है ना। 112 टू ज़ा ये आ जाएगा 1/200 आ गए मोल्स। कितने आ गए? 1/200 आ गए। अभी हमने 3 डैश फॉर्मूला लगाया, सिंपल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22,400। 22,400 क्यों लिया? क्योंकि ml में दे रखा है, वहां पे मिलीलीटर्स में दे रखा है। ठीक है, 1 डैश लगा के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास फाइंड करना है, n आ चुका है 1/200। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ 1 डैश 3 डैश, ताकि तुम्हें फॉर्मूला एक बार तुम पीछे तीनों फॉर्मूले को अपने साथ रख के फिर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी इन फॉर्मूलाज को साथ रखें और फिर क्वेश्चन करें। तो मास डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना है CO2 का? CO2 12 + 16 × 2, तो कितना हो जाएगा? ये 44 आ जाएगा, यहाँ 44 आ गया, तो मास कितना हो गया? 44 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 0.22 ग्राम्स। 0.22 ग्राम्स हो गया ये। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आ गया वॉल्यूम से मास में कैसे जाना है। ऐसे ही वॉल्यूम 2 पार्टिकल्स भी हो सकता है। इसके बाद वॉल्यूम्स 2 पार्टिकल्स देख लेते हैं। वॉल्यूम 2 पार्टिकल्स में इन क्वेश्चंस को चेंज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ 14 ग्राम लिखा था, यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो? 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, है ना। तो लीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो भाई अब यहां पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो 2 डैश लगा लेंगे, है ना। 2 डैश कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 3.011 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। ये कितना आ गया? ये भी 0.5 आ गया इत्तेफाक से, है ना। उसके बाद तो फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है, क्वेश्चन पहले से सॉल्व्ड है ना। तो अभी क्या था कि हमें इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे थे नाइट्रोजन के STP पर, और हमसे उसका वॉल्यूम पूछा था। तो मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, मॉलिक्यूल्स से हमने मोल्स निकाल लिया सेकेंड फॉर्मूला लगा के, और फिर हमने उससे वॉल्यूम निकाल ली थर्ड फॉर्मूला लगा के, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आते हैं इसी में, अगर हमसे कहा जाए, यहां पे हम एक नंबर चेंज कर लेते हैं,
और मॉलिक्यूल्स पूछ लिए जाए, मास ऑफ कितना ले सकते हैं, ये हमें दे सकते हैं, इसको रबी कर लेते हैं पूरा। कैलकुलेट द मास ऑफ, मास नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास तो हम कर चुके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 56 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। 56 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, बल्कि ऑक्सीजन ही ले लो, हम पहले ले चुके हैं इसको। 56 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे पहले 3 डैश लगा के, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये तुम्हारा 2.5 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहां से, 2.5 आ गए। फिर अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अब 2 डैश लगा दो क्योंकि पार्टिकल्स कैलकुलेट करने, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, Na लिख लो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो Na में ही आएगा, फालतू में इतना बड़ा नंबर लिखेंगे। यहाँ 2.5 आ गया, तो पार्टिकल्स कितने हो गए, 2.5 Na के इक्वल पार्टिकल्स आ गए। पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स और एटम्स, खैर यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स ही कह रहे हैं, ठीक है। अगर वो एटम्स कहेंगे तो फिर तो हमें थोड़ा सा और अलग हो जाना पड़ेगा। क्या अलग हो जाना पड़ेगा अगर एटम्स कह दिया उन्होंने तो। अगर यहाँ पे ये पार्टिकल्स हटा के मैं एटम्स लिख दूँ, इसको पार्टिकल्स नहीं, इसको मॉलिक्यूल्स ही लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल्स ही था, ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करे। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स हट के एटम्स हो जाए तो क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब जब मॉलिक्यूल्स आ गए तो अगर वो एटम्स पूछ रहे हैं तो भाई 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम्स, है ना। तो 2.5 Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे अगर एटम्स पूछते, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछते कि कितने हैं तो हम लिखते 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो 2.5 Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2.5 Na, तो ये कितना आ जाएगा, 5 Na आ जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकालना तुम लोगों को आता है, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद फिर उसको कन्वर्ट कर दो एटम्स में। देख लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, ये 3 होते तो वहाँ 3 लिख देते, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है इसका, है ना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या सोच रहे हो कि हमने एटम्स वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, भाई एटम्स वाला फॉर्मूला तब लगाते ना हम शुरू से एटम्स की बात कर रहे होते हैं, अभी हमने मॉलिक्यूल्स की बात करी, और इसमें तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना, क्योंकि O2 का मॉलिक्यूल है। एटम्स तो उसमें होते हैं जो मोनो एटॉमिक होता है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, तो उसमें एटम होता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें एटम्स कैलकुलेट करने होते। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल गिवन है। जब मॉलिक्यूल गिवन होगा तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे इन फॉर्मूलाज से जो तुम्हें बताए गए, ठीक है। जब एटम गिवन होगा तो एटम्स कैलकुलेट करोगे, फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे एटम्स, ठीक। अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, फिर उसे एटम में कन्वर्ट करो, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर एटम में कन्वर्ट करो। अगर एटम्स गिवन है किसी भी चीज़ के तो डायरेक्टली एटम्स वाला निकाल सकते हो, ठीक है, इसी इन्हीं फॉर्मूले से, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तुम्हारा मॉलिक्यूल्स हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे जो कि आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, यही है, वाटर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होंगे। 2018 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट, ठीक, 2018 का है। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मैक्सिमम होंगे। ऑप्शंस हैं तुम्हारे, ए 18 ml ऑफ वाटर, ठीक। बी ऑप्शन है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, सी ऑप्शन है 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर,
एंड डी ऑप्शन है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 180 m एंड 273 केल्विन्स। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है तुम्हारा जो 2018 में आया हुआ था। क्या है कि 18 ml वाटर दे रखा है, 0.18 ग्राम वाटर दे रखा है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर दे रखा है और इतना लीटर ऑफ वाटर दे रखा है। एसटीपी पे बताना है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस केस में होंगे। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखो, उसमें तुम्हें 18 ml ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है। तो 18 ml ऑफ वाटर का क्या मतलब है? क्या हम इसको 22.4 से या 22,400 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसको हम 22,400 से डिवाइड? क्योंकि ये एसटीपी पर नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका मास निकालना पड़ेगा, इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इत्तेफाक से 18 ml 18 ग्राम के इक्वल ही होता है। क्यों भाई 18 ml 18 ग्राम के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर की डेंसिटी 1 है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। अब डेंसिटी 1 हो गई, 1 इज इक्वल टू मास पता नहीं है, 18 हमारा वॉल्यूम है, तो 18 1 18, तो 18 ग्राम आ गया। 18 ml इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, लिख लेना डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर्स। ठीक है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है डेंसिटी वाटर की। ठीक, तो 18 ग्राम आ गया वाटर हमारे पास, मास पता लग गया हमें वाटर का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास 1 डैश लगा के। 18/18 कितना आ गया मोल्स? 1। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 1 Na है ना, Na आ गए मॉलिक्यूल्स, 1 × Na, Na 1 मोल ही तो है, n नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन ए का आंसर कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। तो इसका आंसर आ गया सिर्फ Na, 1 Na कह लो या Na कह लो। अब है 0.18, ये ए ऑप्शन के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, बी ऑप्शन के लिए 0.18 ग्राम है ना, तो 0.18 इसमें भी 1 डैश लगेगा, अपॉन 18 कितना आ गया? ये 0.01 मोल्स आ गए। इसको अगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो 0.01 Na हो जाएगा। ये बताया था ना, डायरेक्टली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हो गया 0.01 Na। ठीक है, अब 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, ये तो पहले से ही मोल्स में कन्वर्टेड है, यानी कि 0.001 मोल्स हैं ये, है ना, ये तो मतलब है इसका। तो ये हो जाएगा 0.001 Na। ठीक, तो ये 3 तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गए, सी पार्ट वहीं पे कैलकुलेट हो गया। डी पार्ट देख लेते हैं। अब यहां पे वाटर वेपर्स की वॉल्यूम दे रखी है और कंडीशंस भी दे रखी हैं। कंडीशंस कौन सी हैं? ये एसटीपी वाली हैं, तो एसटीपी वाला 3 डैश वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। 3 डैश के लिए कंडीशंस हैं, ये बात याद रखना। वहां ऊपर वाले में नहीं लगाया हमने, क्योंकि कंडीशंस नहीं दे रखी थी। यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं, तो ये हो जाएगा 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4, यही तो होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ठीक, कितना है नंबर ऑफ मोल्स? कितने आ जाएंगे यहां से? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहां से? 1 2 3 4, 0.0001। तो ये कितना हो गया? मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 0.0001 Na। सबसे कम तो इसी लास्ट वाले में आए हैं, 0.0001 Na। तो इसका आंसर ये हो गया। सबसे ज्यादा किसमें नजर आ रहे हैं हमें? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 ml वाला। तो इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था आज का, जो जिसमें तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन बताया गया, किसके साथ? वॉल्यूम के साथ, मास के साथ और मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।